दूसरा टैक्स रेट था, और उसके बाद में जब हमारा वो आ गया, पेमेंट आया, तो उस समय कोई दूसरी डेट थी। तो टैक्स रेट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी इफ द रेट इज चेंज? ये हमारा पिछली क्लास का टॉपिक था जो डिस्कस हो गया है। तो नाउ अब हम टाइम जान गए, और अगर रेट चेंज हो रहे हैं तो वो भी जान गए। अब क्या जानना बाकी है? बिकॉज आपका जीएसटी किस पर लगता है? एड वैलोरम पर। और ये पहली दूसरी सेशन में भी हमने डिस्कस किया था। इसीलिए किया था कि आगे इसकी बात आए तो आप कंफ्यूज ना हो। और एड वैलोरम क्या है? मीन्स टैक्स ऑन वैल्यू। या वो वैल्यू वजन से निकले, चाहे वो वैल्यू गांठ से निकले अगर कोई चीज़ पूरे कंपोजिट में है, या वो वैल्यू नंबर से निकले, लेंथ से निकले, वेट से निकले, इससे मतलब नहीं है कि वो वैल्यू पे लगेगा। दैट इज एड वैलोरम। ठीक। तो एड वैलोरम लगता है ये। तो अगर ये एड वैलोरम लग रहा है तो हमारे लिए सबसे मुख्य बात क्या जाती है? हम टाइम जान गए, सब जान गए, रेट उस समय कौन से चलना है, लगाने हैं, ये भी जान गए। टीआर लगाओगे किस पे? तो वैल्यू पे। तो बात ये आती है कि इस वैल्यू को कैसे जाना जाए। तो आपका सप्लाई से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चौथा सेशन है ये सप्लाई से रिलेटेड। इस चौथे सेशन में सारी बात हो जाएगी। एक में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को समझा था, फिर टाइम ऑफ सप्लाई पे हमारे 2 सेशन गए। ठीक। और एक सेशन हमारा रेट्स पे गया, 4 सेशन। और दिस इज द 5th सेशन, दिस इज विच इज इन कनेक्शन विद द वैल्यू। तो अब सप्लाई की सारी बात इसके बाद खत्म हो जाती, कुछ नहीं बचता। तो वैल्यू में हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है? व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू? तो टैक्सेबल वैल्यू मीन्स उन पर लगेगी व्हेन द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड टू पर्सन विच आर अनरिलेटेड। पहली बात तो ये लिख लीजिए कि वो आपस में अनरिलेटेड होने चाहिए, तब टैक्स की बात पैदा होगी। बिकॉज इफ दे आर अनरिलेटेड देन द सप्लाई इज कनेक्टेड विद द कंसिडरेशन। तब तो सप्लाई के अगेंस्ट में उनको कुछ पलट के चाहिए। अगर उनको सप्लाई के अगेंस्ट में कुछ पलट के चाहिए देन इट इज कनेक्टेड विद द कंसिडरेशन। तो अगर रिलेटेड पर्सन है वो, तो कंसिडरेशन का इशू गायब हो जाएगा, तो उनको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं ये भी पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी हम हल्का सा आपको डिस्कस कर दे रहे हैं कि जो लोग उस सेशन में ना रहे हों या जिनके दिमाग से ये बातें थोड़ी हट रही हों, तो जल्दी जल्दी से आप दिमाग में डाल लीजिए कि रिलेटेड कौन है और सर अनरिलेटेड। एक्सक्यूज मी। यस। सर अजीब सी साउंड आ रही है सर आपकी तरफ से, एक अलग से चिर चिर करके। यस। एनी सर अदर? अभी भी आ रही है बहुत तेज। एक मिनट, किसी और लोगों के साथ भी ऐसा ही है? प्लीज यस कोई यस सर। सर, दूसरा। सब पे आ यस रही है। सर, डिस्टरबेंस ऐसा कुछ। ओके। हेलो। यस, नाउ यू आर यस सर। गेटिंग, नाउ इट इज क्लियर। नो सर, सर स्टिल आ रही है अभी भी। Yes, now you are getting the voice.
Yes, please response. Now it is clear. नो सर, नो वो आ ही सर। रही है, आ रही है वो अभी भी। बेटा बहुत डिस्टर्बेंस मैंने अपने Yes, now you're getting the voice. ये सर अब क्लियर, अब नहीं आ रही है। Now it is clear. ये सर। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं जल्दी से हम लोग। तो इसमें भी हम लोग बात क्या कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में सप्लाई कब होनी चाहिए, जब वो अनरिलेटेड पर्सन्स के बीच में हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ये अनरिलेटेड कौन है। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जल्दी से थोड़ा थोड़ा लिखा दे रहा हूँ उसे, या उसको आप रिवाइज कर लीजिए जहाँ पे भी नोट डाउन है। These are the related persons. If the persons are related, then there is no supply. Such persons और ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन एंड अदर्स बिजनेस, कि अगर वो जो पर्सन है वो एक दूसरे के व्यवसाय में कहीं कोई डायरेक्टर है, कहीं कोई ऑफिसर, तो वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन द बिजनेस। अगर वो पर्सन एक ही बिजनेस में लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है तो सप्लाई नहीं मानते। सच पर्सन्स आर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उनके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिश्ता है तो भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी, वरना नौकरी करने वालों पे सब पे सर्विस टैक्स या जीएसटी लग जाए। तो वो सर्विसेज इस कैटेगरी में नहीं आती। एनी अदर पर्सन विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली force or control or hold 25% or more the voting share in any company, तो वो भी रिलेटेड पर्सन है। क्लियर, इसको भी सप्लाई नहीं मानी जाएगी। एक या दो लोग मिलकर वन और मोर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स अदर, देन इट इज रिलेटेड पर्सन, वो रिलेटेड पर्सन है। तो इतने सारे तरीके के लोग, और एक बहुत है बात मेन, इफ दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, if they are the member of the same family, then वहां पर भी they are meant as related persons, so the supply cannot arise. The term persons means the legal persons. यहाँ पे ये जो legal persons जो आपने पर्सन पढ़े इनकम टैक्स में, या जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किए, the individual, HUF, BBOI, local authority, ये जो सारे के सारे पर्सन है, ये सारे लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल यूनिक्स पर्सन, सब इसमें पर्सन है। इनका आपस में किसी भी इस तरीके का लिंक बन रहा है तो ये सब जीएसटी के हिसाब से रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। क्लियर, केवल आप समझ जाइएगा कि इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई बात करेंगे। पर्सन का मतलब वो सारे लीगल पर्सन, वो सारे लीगल पर्सन। ठीक है, क्लियर। तो नाउ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जल्दी से आ जाते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल होगा, क्या क्या शामिल नहीं होगा। तो वैल्यू ऑफ, जल्दी से हम लोग लिखते हैं फटाफट। द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल इंक्लूड, उसमें शामिल होगा एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी सेस, एनी फीस और चार्ज, if
it is shown separately in the invoice. Clear? If it is shown separately in the invoice, अगर वो इनवॉइस में सेपरेटली दिखाया गया है तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा बन जाएगा। क्लियर? सेपरेटली शो, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, सेपरेटली आदमी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं जा रहा है, चार्ज सेपरेटली। अगर सेपरेटली चार्ज हो रहा है देन इट शुड बी द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। नाउ नेक्स्ट वन, the amount of any supplier which is liable to pay but the recipient paid it। कोई एक ऐसा अमाउंट है जो कि सप्लायर को देना चाहिए था और सप्लायर ना दे करके उसको किसने दे दिया, रेसिपेंट दे दिया। तो रेसिपेंट ने दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके हिस्से का पैसा था वो, कि जैसे ये तय हो कि हम मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान जो पहुंचा रहे हैं तो रास्ते का डिलीवरी चार्ज मिस्टर ए का है, ऐसा एग्रीमेंट है, लेकिन उन्होंने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बी से कहा वो ट्रक वाला आएगा उसको आप पैसे दे देना। तो द कैरेज, ये बीच का कैरेज अगर तय है तो ये लाइबल कौन था पे करने के लिए इसको, द सप्लायर। पेमेंट किसने कर दिया, रेसिपेंट ने, ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, देन सच अमाउंट विल बी द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू is the determination for the taxable value of any supply। मैं धीरे धीरे टर्म्स की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, ये टर्म भी आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक, ये जो लेन देन की वैल्यू है इसी को हम लोग क्या मानेंगे, टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे, इसी के ऊपर आप टैक्स लगाने वाले। तो इसमें ये दो आइटम मैंने आपको बता दिए जो शामिल हो सकते हैं। ठीक, फिर क्या हो सकता है, एनी इंटरेस्ट, एनी लेट फीस, एनी पेनल्टी और डिलेड पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। इनमें से भी कोई चीज अगर हुई है तो वो भी आपके लिए सप्लाई का हिस्सा बन जाएगी। मतलब बेचे जाने वाले सामान के दाम में जोड़ा है, जोड़ना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तब सब्सिडी जुड़ेगी, लेकिन अगर आपकी जो सप्लाई है उसमें कोई सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, उनको छोड़कर। ठीक, अब आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल और स्टेट के अलावा भी कई सारी डिपार्टमेंट्स, कई सारी जगह आपको सप्लाई सब्सिडी देते हैं। अगर ये सप्लाईज आपको मिल रही है सब्सिडीज, तो आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़कर बाकी जो सब्सिडीज है उनकी वैल्यू आपके लिए सप्लाई का हिस्सा होगी, आपको उसको सप्लाई वैल्यू में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ हो गए कि जो चीजें जोड़ने वाली। नेक्स्ट अगला है आपके लिए, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज है, एनी डिस्काउंट, कैसा डिस्काउंट, विच इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ द सप्लाई एंड such data discount has been recorded in the invoice issue in respect of the supply। ठीक, तो मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा डिस्काउंट जो आपने पहले दिया हो या सप्लाई के साथ दे रहे हो लेकिन वो रिकॉर्डेड है, then it is not to be included as supply। आफ्टर सप्लाई में क्या होने वाला है कि अगर ये कौन सा डिस्काउंट हो गया जो आपने पहले दे दिया या सप्लाई के साथ दे रहे हो, किसकी बात कर रहे हैं, जो सप्लाई के बाद दे रहे हो। आफ्टर सप्लाई भी तो कुछ डिस्काउंट्स होते हैं, तो इस डिस्काउंट्स जो सप्लाई के बाद वाले हैं, तो अगर वो जो डिस्काउंट है अंडर द टर्म ऑफ एग्रीमेंट है बाद वाले, और वो टर्म ऑफ एग्रीमेंट कब बना, बिफोर द सप्लाई, ऐसे लिखिएगा आसानी से, बहुत ध्यान से लिखिएगा इसको।
डिस्काउंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिस्काउंट कब कब दिया जा सकता है? सामान खरीदने के पहले ही कोई डिस्काउंट की बात हो जाए, आप पेमेंट कर रहे हो, मैं डिस्काउंट हो गया, अभी तो सामान का लेन देन हो नहीं पाया, या जिस समय सप्लाई हो रही है उस समय आप डिस्काउंट दे दो। इन दोनों डिस्काउंट के लिए उसने बोला अगर आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये आपके लिए सप्लाई का हिस्सा नहीं बनेगा। कारण कि अगर आपने किसी को 10% का डिस्काउंट दिया तो आप उससे 90 रुपए तो कलेक्ट किए हैं, तो टैक्स 90 रुपए पे जीएसटी लगना चाहिए, ना कि 100 पर 100, तो आपने कलेक्ट ही नहीं किया, आपने डिस्काउंट दे दिया। करेक्ट? ये होगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई का केस। लेकिन अगर आप सप्लाई तो दे देते हो पहले, डिस्काउंट हो रहा है बाद में, तो बोलता है कि ये टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के साथ हो, और आप बताओ उसको कि इस सप्लाई जो हमारी इनवॉइस है वो इस टर्म ऑफ एग्रीमेंट से लिंक्ड है। जैसे आपके बीच में ये टर्म एग्रीमेंट हो जाए कि 10 टन गेहूं आप हमसे लेंगे तो हम आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे, दिस इज अंडर द टर्म्स। नाउ यू हैव टू specify your invoices which are connected with with the supply of that 10 ton of the item on which that agreement is made। बात समझ आ रही है? तो आपको लिंक बना के देना पड़ेगा, और उस एग्रीमेंट जो है ये आपका ये कब होना चाहिए? बिफोर द सप्लाई। वरना तो आपने सप्लाई दे दी और आपको पैसे मिले, आप बोले भैया मैंने इसमें से कितना छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसा बोलते हो, मीन्स क्या होने वाला है उसका कि then the value of supply आप reduce कर लोगे और value of supply is going to be reduced, then what is going to happen? Then the tax value is going to be reduced. So the terms of agreement should be before supply condition first, or the cases when you are offering the discount after the supply। तो इनका टर्म और एग्रीमेंट पहले हो जाना चाहिए। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 कि जो भी आपकी इनवॉइसेस है ये उससे लिंक्ड करें, आप उसमें वो डालें कि ये एग्रीमेंट के तहत जो डिस्काउंट था वो मैं ऑफर कर रहा हूँ कि 10 टन का। ये देखिए पहली इनवॉइस में 2 टन सामान गया, ये तीसरी इनवॉइस में 3 टन सामान गया, तो वो जो 10 टन का आपका एग्रीमेंट है उसको आप पूरा फिलफिल कर दीजिए लिंक करके अपनी इनवॉइस से। क्लियर? तो डिस्काउंट, ऐसे डिस्काउंट आपके लिए नहीं जुड़ेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। आपने कितने का सामान बेचा या कितने की सर्विस दी इसको जानने के लिए आपको तब इन डिस्काउंट्स को आप अलग हटा दो। क्लियर है? प्लीज क्लियर है? यहाँ तक जो भी डिस्कस हुआ है इस पर कोई क्वेरी आ रही हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इज देयर एनी क्वेरी? अभी तक जो डिस्कस हुआ बेटा? यस, एनी क्वेरी? नो। चलिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और मेरी इच्छा होगी कि इसको आप लोग नोट करते चले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। जल्दी से देखिए, प्राइस ऑफ अ मशीन 1,50,000, प्राइस ऑफ अ मशीन 1,50,000, पैकिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस 20,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस 2,000, आउटवर्ड फ्रेट 10,000, कैश डिस्काउंट टू कस्टमर at the time of sale 3%। Now you have to determine what the value of machine should be recorded। इसमें वैल्यू क्या निकाली जाए? फिर से दोहरा दूं मैं अपनी सारी फिगर्स को। प्राइस ऑफ एनी मशीन इज 1,50,000, पैकिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस 20,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस 2,000, आउटवर्ड फ्रेट 10,000, कैश डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल 3%। मेरे सारी बातें कि मशीन का दाम कुछ बताया उन्होंने आपको, पैकिंग और डिजाइनिंग के चार्ज कुछ बता दिए, और आप यहाँ तक सामान पहुंचाएंगे तो रास्ते में सामान का इंश्योरेंस, ठीक,
उसके 2,000 रुपये लगा दिए और भाड़ा लगा दिया है 10,000 रुपये का, और बोलते हैं कि अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो 3% का डिस्काउंट दे देंगे। और ये एट द टाइम ऑफ सेल हो भी गया, उन्होंने कैश पेमेंट कर दिया, आपने डिस्काउंट अलाउ किया। नाउ टेल मी द वैल्यू, पीछे हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से जल्दी से। चलिए, जो भी आपने आइटम नोट किया उन पर टिक लगाइए फटाफट। प्राइस ऑफ मशीन पूरा आएगा, पैकिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस फुल, ट्रांजिट इंश्योरेंस फुल, आउटवर्ड फ्रेट फुल, बट द कैश डिस्काउंट की आप घटा सकते हैं। इनका सबका टोटल लगाइए और इसके ऊपर उनको 3% का डिस्काउंट ऑफर करिए। इसके बाद जो बचेगी दैट इज द वैल्यू ऑफ मशीन। क्लियर हो रहा है? 150 एंड 20 एंड 10, 180 एंड 2, 182। अब 182 के ऊपर डिस्काउंट लगा दीजिए 3% का। जल्दी से। यस बेटा, प्लीज करेगा कोई? बताइए कितना डिस्काउंट इसमें मिलना चाहिए, और क्या फाइनल वैल्यू होगी जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। यस बेटा, क्या डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं आप? इसमें डिस्काउंट आप अलाउ करेंगे ऑन द प्राइस ऑफ मशीन पर। बाकी की जो चीजें एडेबल हैं ये प्राइस का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेशन। क्लियर? इनवॉइस का हिस्सा तो बनेगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी। ध्यान दिए नहीं है, पैकिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस ये वैल्यूएशन में तो जाएंगे, लेकिन आपके लिए ये इन पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दिस इज द एडिशनल फैसिलिटी। क्लियर है? आपके सामान जितने का है उतने पे तो डिस्काउंट अलाउ करने का परमिशन देगा आपको डिपार्टमेंट, वरना आप तो सारे सामानों में ऐसे बहुत सारी चीजें जोड़ के उनकी वैल्यू बढ़ा लो, उस पर ज्यादा डिस्काउंट ले लो, तो इसकी तो टैक्स कम होगा और डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात ये? तो जो पैकिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस मे कैन डिफर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स। किसी को अच्छी पैकिंग चाहिए, किसी को थोड़ी कमजोर पैकिंग चाहिए। बात समझ आती जा रही है? किसी का रास्ता बड़ी दूर है तो उसे और तगड़ी पैकिंग चाहिए, किसी को एक ही शहर में नहीं जाना है, बगल ही वाले ने खरीद लिया, उसे उतनी तगड़ी पैकिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। इट इज एडिशनल फैसिलिटी नॉट अ प्राइस, बट इट शुड कंसिडर्ड एज वैल्यू। वैल्यू में तो जुड़ेगा, और ध्यान रखिए वैल्यू में तो जुड़ेगा, लेकिन प्राइस में डिस्काउंट के लिए नहीं जुड़ेगा। सेकेंड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, दैट इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ फैसिलिटी। ये वैल्यू में तो जुड़ेगी लेकिन डिस्काउंट में लाभ नहीं होगी। आउटवर्ड फ्रेट वैल्यू में जुड़ेगा लेकिन डिस्काउंट अलग नहीं होगा। डिस्काउंट किस पे अलग होगा? प्राइस पर। ठीक? और प्राइस है 1,50,000। 1,50,000 पर 3%, 4,500 रुपए ये आपको लेस करने हैं। ऊपर की सारी फिगर आप जोड़ देंगे, then you will get the valuation of the machine for the purpose of taxation, which is 1,77,500। क्लियर भाई? थोड़ा सा एग्जांपल डिस्कस इसलिए बेटा इसमें जरूरी है क्योंकि वो जो भी मैंने बोला आपने अगर उसको लिखा है या
मेमोरी में है, तो अब अप्लाई करा तो आपने देखा उसमें कुछ थोड़ा चेंज आ गया कि सम आइटम्स आर इंक्लूडेड बट इन द वैल्यूएशन, बट दे आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंट अलाउंस। डिस्काउंट के अलाउ होने के लिए वो इंटाइटल नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई इस तरीके का डिस्काउंट आपको अलाउ करना है, दैट मस्ट बी ऑन द प्राइस ओनली। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब वैल्यूएशन के कुछ रूल की, ये तो बात हो गई कि अब आपको प्राइस पता है कुछ नहीं पता, तो आप वैल्यूएशन के ऊपर करोगे गुड्स और सर्विसेज का, तो आपका वैल्यूएशन सबसे पहले एक पॉइंट क्या होगा आपके लिए, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। जो भी वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है उसका कंसिडरेशन मनी में हो तो सारे काम आप कर ले जाओगे जो पीछे हुए। अगर मनी में नहीं है, आप उसकी मनी को ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना, तो किस पे करोगे आप, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। लिख लीजिए, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिलती, अगर आपको ओपन वैल्यू भी नहीं मिलेगी, then आपको क्या करना है, जो सामान आप बेच रहे हो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू भी पता नहीं चलेगी। तो अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट टाइप की जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो ओपन मार्केट वैल्यू आपको मिल जाए। ध्यान दिए रहिए आप, क्योंकि बिजनेस में ये सारी चीजें होती हैं। कई दफा जो आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, यही उनके दाम को डिफाइन ना हो या ना कर पाए तो ओपन मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं। अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं मिल पा रही है, देन द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस ये कंसीडर करते हैं। अगर इन दोनों में भी कोई वैल्यू नहीं मिलती, ठीक, तो आपको क्या करना है, इनमें से भी कोई वैल्यू नहीं मिलती आपको, तो आपको ये देखना है कि वो जो आपका गुड्स है उससे सेम क्वालिटी, उससे सेम क्वालिटी और काइंड में, मतलब उससे मिलती जुलती वैल्यूएशन निकल के आए, वो वैल्यूएशन। जैसे दो बोरे गेहूं के बराबर, या देखो दो बोरे गेहूं के बराबर यार लगभग 10 बोरे रुई है, इस तरीके की कोई चीज आई, इट इज अ काइंड, एक के बदले एक उसकी वैल्यू। मतलब टैक्स के लिए उसने इतने रास्ते आपको वैल्यूएशन निकालने के दिए कि आप बच नहीं सकते थे। आप अपने गेहूं की वैल्यूएशन नहीं कर पाए, मान लीजिए गेहूं बिक रहा है, तो उसने बोला ओपन मार्केट वैल्यू, गेहूं का जो बाजार में भाव है वो मान लेंगे। आप ये तो बताओगे कि हमने 1 क्विंटल बेचा, 10 क्विंटल बेचा, अच्छा क्या भाव चल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाव तो यार 200 चल रहा है, हमने 100 आप स्टॉक की और आउट दिखा रहे हैं कि हाँ 10 किलो बाहर, तो या तो अपना कंजम्पशन बोलो कि ये मेरा हमने कंज्यूम कर लिया, या भाई देखो तुमने बेचा है, अच्छा बेचा है, और दाम आप बता नहीं पा रहे हो, कह रहे 190, और कोई इनवॉइस नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, खरीदने वाला भी नहीं राजी है 190, तो ओपन मार्केट वैल्यू 200 रुपए चल रहे, तो 200 रुपए से आपको ऊपर ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस हिसाब से जीएसटी पड़ता है। ऐसी कमोडिटी है कि जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल गई। अब बात समझ आती है रही है आपको कि ओपन मार्केट वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट था। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा था कि जिसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, तो उसने बोला उसके इक्विवेलेंट। मान लीजिए गेहूं में आपने एक कोई बेचा, कई तरीके के मार्क होते हैं ना, या आपने बेचा, कोई भी नाम हम लोग ले लेते हैं कि 88 बेचा, अब के 88 की ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं इस बार अभी डिक्लेयर नहीं मिलेगी। तो आप क्या करें, उसके इक्विवेलेंट देखिए, ये जो के 88 है, या ऐसा ही कुछ के 80 होता है, या के 81 होता है, या के 2 होता है, तो इसको ये वाला का इस्तेमाल इक्विवेलेंट। ये पीछे का ऐसा रिकॉर्ड है कि इन दोनों की जो रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जैसे चलते हैं। दिस इज बी द इक्विवेलेंट।
अब बोलता है कि ना ओपन मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की या सर्विस की मिले जो आपने दी, ना उससे इक्विवेलेंट भी कुछ मिले, तब क्या करना है आपको, कहां से ट्रांजैक्शन वैल्यू उठाओगे आप, तब आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है काइंड में जो बराबर आ रहा हो। क्या वो 10 बोरे गेहूं के बराबर, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, इतना चना हो सकता है या इतनी फला आइटम हो सकता है, तो उसका जितना दाम है, सच काइंड विच इज इक्विवेलेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज विच यू हैव सोल्ड, उसकी जो काइंड की जो वैल्यूएशन आ रही है, देन इट इज शुड बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन। क्लियर हो रही है ये बात? और ये सम सेम टाइप ऑफ काइंड ये सब आप कैसे निर्धारित कर पाएंगे, इसके लिए आपके पास पीछे से रिकॉर्ड होंगे सारे, गवर्नमेंट के पास होते हैं, संस्थाएं काम करती हैं इस पर कि क्वालिटी और क्वांटिटी और फंक्शनैलिटी में इनमें क्या रिलेशन है, रेपुटेशन में क्या रिलेशन है, और इसके हिसाब से इनकी काइंड इसके इतने बराबर पड़ती है। गेटिंग? और ये सब भी कुछ ना मिले, पांचवी बात लिख लीजिए आप, एक तो आपको अपना दाम पता है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर आपको अपना दाम नहीं पता तो उस सामान का बाजार में जो भाव है वो लग जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में। अगर उसका बाजार में भाव भी नहीं मिल रहा तो उस तरीके के मिलते जुलते सामानों का जो भाव है वो लग जाएगा। ये भी नहीं मिलता है तो कोई दूसरा उसका ऐसा आइटम जो उसके बराबर पड़ता हो और उसके पीछे एक लॉजिक हो, क्वालिटी बेस, रेपुटेशन बेस, तो वो जो दूसरा सामान आप उसके बराबर पा रहे हैं कि जो सिमिलर नहीं है, दूसरा ही है, गेहूं के बदले चना है, गेहूं के बदले रुई है, वटेवर, लेकिन आपके पास एक फाइंडिंग्स है उसकी, एक रिकॉर्ड है, तो आपने बोला कि नहीं ये 2 किलो के बराबर, ये 5 किलो लगभग उतना ही पड़ता है रेट, तो उस सामान का जो 5 किलो का रेट है वो आपके लिए एप्लीकेबल है। अब एक बात आती है कि ये सब कुछ भी ना मिले, बड़ी समस्या है। वो सामान आपके गोदाम में मिल नहीं रहा, बिका है, ये प्रूफ हो गया, ना आप दाम बता पा रहे हो, ना बाजार में कोई दाम है, ना उससे मिलती जुलती कोई है चीज, ना उसका कोई काइंड मिल पा रहा है, तो क्या लगने वाला है आपके लिए, जो एसेसिंग ऑफिसर लगा देगा एट दैट टाइम। ये समस्या सामने आएगी तो कोई जीएसटी ऑफिशियल्स होंगे, कोई अधिकारी होंगे, तो वो अपने विवेक से जो भी लगा देंगे वो रेट आपके ऊपर या वो वैल्यू आपके ऊपर अप्लाई हो जाए। सामान तो गया है, ये तो पता चल रहा है, उसके दाम का झगड़ा है सारा। And the discretion of the proper officer who is assessing such case, उसके ऊपर उसके हाथ में सोली सारा राइट चला जाएगा और वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड करेगा। अच्छे से ये सारी बात समझ आ गई है? अगर एक आपको 2 4 5 लाइन इस पर लिखने को मिल जाए या इस पर कोई आपको एमसीक्यू मिल जाए तो देन यू कैन हैंडल इट। इफ देयर इज एनी क्वेरी देन यू मे रेज इट राइट नाउ। आप भी पूछ लीजिए जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। प्लीज बेटा, हैव यू एनी क्वेरी? बात समझ आ गई आपको? यस नो भी आप चैट में भी लिख सकते हैं यस। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। इसके एक आध जो छोटे से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये बात पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। व्हेन एक एग्जांपल है, इसको हम लोग देखते हैं कि अगर एक कोई नया फोन सप्लाई किया गया 20,000 का और उसके साथ में ओल्ड फोन को एक्सचेंज किया उन्होंने, ठीक, इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज, अगर ये बदला ना जाता, वास्तव में इसकी दाम 24,000 है, तो इस केस में 24,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी बिकॉज यू आर गेटिंग द ओपन मार्केट प्राइस। समझ आ रही है बात? हमने बेचा लेकिन हम बिल नहीं काट रहे, हम बोल रहे इसके बगैर में हमने पुराना फोन ले लिया था साहब, तो अब वो तो अपने रूल से चलेगा, आपने पुराना ले लिया था, नया ले लिया था, वो एडजस्टमेंट तो आप करो, ठीक ना?
आप उससे 24,000 की जगह बोलो भाई कि ये तुम्हारे फोन के मैं जो 5,000 देता हूँ, आप मुझे 19 दे दो, दैट इज सब्जेक्ट और एग्रीमेंट ऑफ योर ट्रेड। बट आपका सामान बिका कितने का, इससे टैक्स डिपार्टमेंट को मतलब है। तो एक बात तो टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि आप इनवॉइस कितने की काट रहे हो, वो तो यहाँ आपने काटी नहीं है, तो आप तो बोल रहे हो कि एक्सचेंज में दिया है। तो अगर आपने एक्सचेंज में दिया है तो फिर वो पहला रूल के बाद जो दूसरा पॉइंट है वो उठाएगा ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू आप बोल लो कि अगर ये एक्सचेंज में नहीं जाता तो कितने का बेचते हैं, बाकी कितने के बिक रहे हैं ये सारे, इन 24,000 के बिक रहे हैं भाई। 24,000 आपकी ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो ट्रांजेक्शन वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग, ये बात समझ आ रही है। अगर एक लैपटॉप सप्लाई कर दिया जाता है 40,000 रुपए का विद द बार्टर ऑफ द प्रिंटर, इस शर्त पे कि साथ में कोई प्रिंटर जो है वो मैन्युफैक्चरर उसको दे, ठीक। और वो जो प्रिंटर की सप्लाई है उसकी एक ओपन मार्केट वैल्यू है 4,000 रुपए, देन द एडजस्टमेंट कैन बी मेड। मतलब जो आप एक्सचेंज में ले रहे हो उसका परफेक्ट प्राइस होना चाहिए। अब आप पुराना फोन अगर किसी को लेके वो एक्सचेंज में आपके कुछ पैसे एडजस्ट कर रहा है, तो आप क्या उसका बिल प्रोड्यूस कर सकते हो या उसकी कोई वेरीफाइबिलिटी है कि ये इतने का है, नहीं है। तो पहले तो जो वो चीज एक्सचेंज हो रही है उसका दाम डिफाइन हो पाए, तब तो उसका एडजस्टमेंट होगा। प्लीज थोड़ी देर फोकस रखिएगा, तब तो उसका एडजस्टमेंट होगा। तो जहां पर भी ये एक्सचेंज से रिलेटेड सेल हो जाए, इन ऑल दोस केसेस व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये वेरीफाई करना है कि जो एक्सचेंज होके आइटम आ रहा है जिसके अगेंस्ट में आप एडजस्टमेंट चाहते हो अगेंस्ट योर सप्लाई, उसका कोई वेरीफाइबिलिटी है। अगर है परफेक्टली तो एडजस्टमेंट मिल सकता है, अदरवाइज नो। क्लियर। आपने 40,000 का क्या दिया उसको, दिया लैपटॉप, और जो उससे एक्सचेंज में प्रिंटर ले लिया आपने, वो कितने का ले लिया आपने, 4,000 का। और वो प्रिंटर भी नया है और उस प्रिंटर की ओपन मार्केट वैल्यू 4,000 रुपए है, क्योंकि ना बिल आपने काटा है ना बिल, ना आप अपने दाम बता रहे हो। तो अब आपकी सप्लाई कितने की मानी जाए, आपकी सप्लाई अब हो जाएगी 44,000, क्योंकि 40 तो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है और 4,000 का सामान आप उससे ले रहे हो तब तो दे रहे हो। तो आपके लिए वो बिल या वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी, कितने का टैक्स लगे आपको, आपका कंसिडरेशन मीन्स द रिटर्न against the supply of such laptop. What is your return? Your return number one, the open market value of the laptop, as well as the open market value of such printer which you are getting against it. क्योंकि तो आप ही को फायदा पहुंच रहा है, सप्लायर को, ठीक। तो इन सच केसेस इनकी सप्लाई का रेट बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा 36 का नहीं होने वाला है कि आप एडजस्टमेंट करके कम करने जाए, क्योंकि आप उस आपका कंसिडरेशन तो बढ़ रहा है ना, 40,000 रुपए तो नगद मिल रहे हैं और साथ ही आप जो है 40,000 का बेच रहे हो। ओपन मार्केट वैल्यू उसकी बोली 40, आपने कुछ लिया नहीं लिया, 36 लिए 35 लिए, वो आप जानो फ्री में दे दिया, दैट इज अप टू यू। और आपकी चीज बाजार में 40 की है तो 40 की होगी। 4,000 का सामान आप और उससे ले ले रहे हो, तो ये भी तो आप ही का कंसिडरेशन है। ये 44,000 इन सच केसेस नो द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी। अच्छे से समझ आ गया हो तो आप ओके करिए, वरना पूछ लीजिए, कोई डाउट मत रखिएगा इसमें। प्लीज रिस्पॉन्स क्विकली, तो हम लोग दूसरी बात इसकी आगे कर पाए। प्लीज, if this point is clear which is discussed regarding the valuation, मैं ट्रेन रोक देते यार तुम सारे लोग मिलके एकदम। हाँ या ना ही तो बोलना है, आपने कुछ करना नहीं है। बाकी में डिटेल में तो ना कोई आपसे आंसर पूछ रहा हूँ अभी, ना कोई मतलब रख रहा हूँ। You have to just respond, please, just for the verifiability of the communication। ये कम्युनिकेशन तो चल रहा है,
वो तो नहीं बंद हो गया है, इतने के लिए सारे सवाल सर जवाब ये थे। ओके, तो नाउ अब अगर आपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किए, लेकिन एक एजेंट है बीच में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई है, देन आपका जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इन रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर एजेंट आ गया है आपका, देन आप जीएसटी लग जाएगा। ध्यान रखिए इस बात, ठीक। बिकॉज एजेंट एक अपने आप में खुद एक अलग एंटिटी है, खुद एक अलग पर्सन है। आपने उसमें जो सारे रूल्स लिखे थे रिलेटेड पर्सन के, द फैमिली मेंबर ऑफ सच पर्सन, तो यार अब वो जो एजेंट बेच रहा है आपका, आप तो बेच नहीं रहे, तो एजेंट के फैमिली मेंबर की गिनती होगी, आपके थोड़ी होगी। ठीक, अगर एजेंट बीच में आ गया है तो वो सारे प्राइसेस वैल्यूज आपकी लग जाएंगी जो आपने पढ़ी है निकालने के तरीके, या तो रियल वन, या ओपन मार्केट, या वैल्यू ऑफ सेम टाइप ऑफ काइंड ऑफ क्वालिटी। ठीक, अगला, अगर ये सब भी कुछ नहीं मिलता आपको, द कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप, जो भी कॉस्ट है, यहाँ पे एक नई बात आ रही है कि अगर एजेंट के थ्रू हो रहा है, देन द कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप, 10% का उसके ऊपर आप और वैल्यूएशन को बढ़ा दीजिए, जो एजेंट को सामान मिल है उस पर 10% का वैल्यूएशन बढ़ा के उसको वैल्यू मान लो, फिर टैक्स लगे। यानी 100 रुपए का अगर एजेंट के पास पहुंच रहा है, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई करें, 10% के मार्कअप के साथ उसको आप सप्लाई करें, सप्लाई मानी जाएगी, फिर टैक्स। तो ये वो केसेस हो गए कि जब आप रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करो, पर वहां पर एजेंट बीच में आ गया। क्लियर है? अगला पॉइंट, ये सारे बेटा वो पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं कि जब आपके पास नॉर्मल इनवॉइस आप नहीं काट रहे हैं या प्राइस आपके पास नहीं है, तब। अगर नॉर्मली जैसे हम आप सामान खरीदते हैं और सारे बिल आ रहे हैं, तो कहीं पर भी ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है। अगर बिल नहीं आ रहे तो भी ये काम कर ले, ठीक है। यस सर। अगला पॉइंट देख लीजिए, when the value of when the value of supply and services, the supply of goods and services are both based on cost। ये जो सप्लाई और सर्विसेज है, ये अगर केवल कॉस्ट पे बेस कर रही है, ठीक, अभी आपने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है, कॉस्ट पे कॉस्ट सप्लाई कर दे रहे हो आप, ठीक। तो कॉस्ट की कॉस्ट पे सप्लाई अगर हो रही है, then the value of supply of goods both are non determinable, उनका उनका डिटर्मिनेशन हो ही नहीं रहा, तभी तो ये रूल है। डिटर्मिनेशन हो रहा है तो बिल दे रहे हो आप, सारी बात ही हो रही है, कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे हमने तो कॉस्ट पे की है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इसको कर पाएगा या प्रोडक्शन वाला करेगा, तो अगर आप कॉस्ट पे कर रहे हो, देन द 110% ऑफ कॉस्ट मीन्स 10% मार्क, ये ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी। भाई आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ ली, कॉस्ट शीट के हिसाब से जो आपने निकाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। अब आप बोलते हो इसी पे हमने दे दिया, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ठीक, कारण कि हमने तो इसमें ना तो कोई वो लगाया ही नहीं है प्रॉफिट, हम तो दाम के दाम पे दे रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल के दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ सेल पे अगर आप दे रहे हो, आपने कोई उस पर प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा नहीं, तो 10% के हाइक के साथ, मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाई 110%, अगर 100 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस है तो 110 रुपए का ट्रांजेक्शन वैल्यू बनेगी, उसको जीएसटी। क्लियर? क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ जाते यस हैं सर। जल्दी से। Combination of supply of goods and services, residual method,
ये जितने मेथड आपके काम कर रहे हैं ये भी काम ना कर पाए तो फिर आपको क्या करना है, रूल 6 पे आ जाना है। आप देखो ये सारे रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डिस्कस हुए, कहीं पर ये सारे अप्लाई ना हो पाए तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ, अब आपको क्या करना है, इन दैट केसेस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मे ऑप्ट फॉर दिस रूल विच इज रूल 4, कि अगर आपका कोई भी मेथड काम नहीं कर पा रहा है, जो ऊपर आपको डिस्कस है कि ना ओपन मार्केट वैल्यू मिल रही है, ना कुछ और मिल रहा है, ना कुछ और मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे 110% के हिसाब से लगा दोगे ये रेसिडुअल मेथड। बात यहाँ पे आ रही है, पहले में और इसमें क्या फर्क हो गया, पहले में ये फर्क है कि आप कॉस्ट तो बता पा रहे हो कि इतने की चीज है हमारी, इनकेस कॉस्ट भी आप नहीं बता पा रहे हो तभी तो ये झगड़ा खड़ा होगा। तो अगर कॉस्ट भी आप नहीं बता पा रहे हो तो देन कॉस्ट इज असेस्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर, वो कॉस्ट असेस करेगा। कुछ कॉपी किताब उसको दिखाओगे, इतने का ये सामान खरीदा था, इतने का ये लाए थे, इतने का इसमें ये मिलाया है, इतने का ये मैंने फ्रेट दिया है, ये मेरे यहाँ का किराया है, कोई डाटा दोगे, उस डेटा से वो अपनी आपकी कॉस्ट असरटेन करेगा, उसके ऊपर 10% का मार्कअप लगाएगा, इसको बोलते हैं रेसिडुअल मेथड। ये अप्लाई हो जाएगा कि ऊपर के अगर कोई मेथड आपके काम ना करेगा। नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस सो मेनी मेथड्स। अब आपके लिए जो एक मेथड बच रहा है, व्हेन द डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाईज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्सचेंजेस ऑफ द मनी। अब आपकी जो सप्लाई या जो लेन देन है वो पैसे से रिलेटेड है और फॉरेन करेंसी में डील होगी, तो क्या रेट लगेंगे और कैसे होगा, ये पॉइंट केवल हमारा आपका बच रहा है। तो काफी नई सारी बातें आज हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप जितना आज का डिस्कस हुआ है इसको फटाफट से देखिए। अभी हमारे पास 2-3 मिनट का समय है इस क्लास में, और जो भी कोई क्वेरी आपके पास आ रही है उसको जल्दी से रेज कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई डाउट फर्दर रहने ना पाए। प्लीज टेक योर टाइम फॉर 1 or 2 minutes एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सीरियसली बेटा देख लो, कि मुझे पता है कि इन कॉन्सेप्ट्स में कई जगह पर कई दिक्कतें आती हैं, तो बेझिझक होकर आप पूछ लीजिए। ये बातें यहाँ तक सेटल हो जाए तो कल हम लोग ये फॉरेक्स वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे और फिर टाइम बचता है तो दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। प्लीज जल्दी से देख लीजिए और पूछिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। यस बेटा, एनी क्वेरी? नो सर। ओके, तो एक काम कर लीजिए, इनको आप देख लीजिएगा घर पर, जो भी आज डिस्कस हुआ। इसके अलावा फर्दर जो भी आपके पास टेक्स्ट है उनसे मिला लीजिएगा, एक जो यूनिट्स के नोट्स मैंने डाले थे उनसे मिला लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कल भी पूछ सकते हैं, ठीक। और कल का मैंने आपको टॉपिक भी ओके बताया, सर। तो कोशिश करिए उसको देख के आइएगा, जिससे हम लोग को डिस्कशन में आसानी हो। ओके, देन थैंक यू वेरी Okay, मच, sir. हैव अ Thank नाइस you, डे। sir. ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।